Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, बहुत important articles है by the way, सबको एक एक करके कवर करेंगे. First is escalation of tension between Iran, Israel may affect oil prices. So recently, very recent hot topic है regarding the escalation between Iran and Israel. बहुत ज़्यादा in news है, बहुत important है and सिर्फ 100% नहीं बल्कि 200% चांसेस है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मैप बेस्ड जो लोकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन आपको बहुत हाई चांसेस है कि आपको यहाँ पे देखने को मिले. सो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करिए. वेस्ट एशिया को, मिडिल ईस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है, बिफोर एग्जामिनेशन. सेकेंड इज व्हाई हैज़ इंडिया अलाउड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs टू इन्वेस्ट इन इट्स ग्रीन बॉन्ड. ठीक है, तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के ऊपर यहाँ पे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के ऊपर यहाँ पे काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है. थोड़ा मेंस ओरिएंटेड है बट फिर भी प्रीलिम्स के लिए हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इज इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन. इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, ठीक है. सो हाउ इम्पोर्ट कॉस्ट एंड इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, सो किस तरीके से इम्पोर्ट जो है वो इंक्रीज करता है. तो मैं इसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश करूँगी, ठीक है. और इन्फ्लेशन जो है हाउ इट इफेक्ट्स, ठीक है. सो इन्फ्लेशन को आप यहाँ पे भी इस टॉपिक पे भी आपको इन्फ्लेशन मिल सकता है. सो इन्फ्लेशन इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये आपको समझ आ गया होगा, राइट. सो वी कैन स्टार्ट. फर्स्ट न्यूज़ इज एस्केलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन ईरान इजराइल में इफेक्ट ऑयल प्राइसेस. तो कल जो है ऑनरेबल एक्सटर्नल मिनिस्टर्स जो है श्री S जयशंकर जी उन्होंने बोला कि एक ही बात का टेंशन है, दैट इज़ दी राइज इन ऑयल प्राइसेस. एक तो ग्लोबल ऑर्डर तो वो तो डिस्ट्रक्ट होगा ही, दैट इज़ वन थिंग. बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होना इट इज़ गोइंग टू क्रीप इन. ठीक है, धीरे करके आपको देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन इन फ्यूल, ठीक है, जिनको हमने अभी तक कंट्रोल करके रखा था. अगर हमने आपको पिछले डिस्कशन भी याद हो देन उसमें हमने क्या देखा था. उसमें हमने देखा था कि हमारा जो इन्फ्लेशन है देश में इट इज़ बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन. फूड में बहुत इन्फ्लेशन है, 7% के अराउंड जो है हमारा फूड का इन्फ्लेशन है. बट फ्यूल को हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखा था. बट ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो फूड का इन्फ्लेशन है ना, फ्यूल का इन्फ्लेशन जो अभी आने वाला है ड्यू टू द एस्केलेशन बिटवीन ईरान एंड इजराइल, वो आपको देखने को मिलेगा इन दी कमिंग फ्यू मंथ्स में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि प्राइस जो है वो फ्यूल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ था, दोनों देशों के बीच में क्या हुआ था कि इजराइल ने क्या किया कि ईरान के कॉन्स्यूलेट पर जो है अटैक किया. ईरान के कॉन्स्यूलेट पे अटैक किया. ठीक है, सो इन रिटेलिएशन व्हाट ईरान डिड इज ईरान ने सैकड़ों जो है आपको मिसाइल्स जो है लॉन्च कर दिए इन इजराइल. ठीक है, ईरान ने रिटेलिएट करके क्या किया, सैकड़ों मिसाइल जो है वो उनको इजराइल पे जो है उन्होंने गिरा दिया. ठीक है, सो नाउ अभी क्या हुआ कि मीटिंग हुआ बिटवीन इजरायली जो हेड्स है उनके बीच में जो है मीटिंग हुआ. उसमें ये बोला गया कि दे वांट टू रिटेलिएट. बट यहाँ पर आपको पता होना होगा कि US और चाइना और इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जो है सिचुएशन एस्केलेट ना हो, कुछ ज़्यादा जो है गर्म ना हो जाए सिचुएशन. दे वांट कि क्योंकि वेस्ट एशिया में इतनी ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा कि इतने सारे इश्यूज़ है. द रिसेंट गज़ा और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है, नाउ दिस एस्केलेशन एंड देन वैसे ही मिडिल ईस्ट जो है हमेशा टेंशन के बीच में घिरा रहता है. सो इसकी वजह से जो है आपको देखने को मिलेगा बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा नेशन वाइड एंड ग्लोबली. आपको बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. ठीक है, सो यहाँ पर से देखने को मिलेगा कि तेल के प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर राइज करने वाले हैं इन दी कमिंग मंथ्स. ठीक है, सो ये इसकी वजह से क्या होगा कि फ्यूल का प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगा. तो इसकी वजह से हमारे जो कंज्यूमर्स है, ठीक है, हमारे जो कंज्यूमर्स है यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है. ठीक है, देश के जो कंज्यूमर्स है बिकॉज वी आर हेविली डिपेंडेंट अपॉन पेट्रोल एंड डीजल. हम जो है हाइब्रिड मॉडल के गाड़ियाँ ला रहे हैं बट अभी भी बहुत सारे जो परसेंटेज ऑफ जनता है दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन ईदर पेट्रोल और डीजल. और उसमें आपको बहुत जल्द जो है देखने को मिलेगा कि प्राइस जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर राइज हो रहा है. ठीक है, सो ये जो है बहुत यहाँ पर टेंशन वाली बात है. जो भी सिचुएशन जो एस्केलेट हुआ है बिटवीन ईरान एंड इजराइल वो दैट इज़ वेरी कंसर्निंग. ठीक है, एक चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर है इजराइल का एक डिफेंस सिस्टम है. इजराइल का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको बोला जाता है आयरन डोम. ठीक है, आयरन डोम ये क्या है, ग्राउंड, ये क्या है, इनका डिफेंस मैकेनिज्म है. ठीक है,
ये ग्राउंड टू एयर जो है डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है कि अगर एयर से लेट्स से कि कोई मिसाइल आ रहा है इन इजराइल, तो ये क्या करते हैं कि ये जो है इंटरसेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, इनका जो रडार है वो इंटरसेप्ट कर लेता है। और क्या होता है कि अगर कोई भी मिसाइल अगर स्ट्राइक कर रहा है इन इजराइल, तो ये जो है एक काउंटर रिटेलिटरी मिसाइल जो है ये भेज देते हैं एंड देन ये मिसाइल को जो है नष्ट कर देते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि आयरन डोम का एक्यूरेसी जो है 90% एक्यूरेसी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जो है बहुत सारे वेपन्स को ये रिटेलिएट करके वहीं पे हवा में ही नष्ट कर देता है, ठीक है। सो 90% जो है इसका एक्यूरेसी के साथ आयरन डोम, इट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट थिंग दैट इजराइल हैज़ बिल्ट। और इसने इंस्पायर भी किया है कंट्रीज़ लाइक इंडिया। हम भी चाहते थे कि हम इजराइल से ये आयरन डोम जो है इसको परचेज़ करें, इसके टेक्नोलॉजी को परचेज़ करें, बट क्योंकि हमारा जो हमारा इट्स द वास्टनेस ऑफ आवर जोग्राफी, अगर आप इजराइल को देखेंगे इट्स वेरी लिटिल इन कंटेक्स्ट ऑफ जोग्राफी, ठीक है। हमारा इंडिया इट्स अ वेरी वेरी वास्ट जो है कंट्री, राइट। सो इसके लिए हमारा आयरन डोम वाज नॉट वन, मतलब जो हम चाहेंगे इन द फर्स्ट प्रेफरेंस हम उनको नहीं बाई किए। इसीलिए हमने क्या किया, S-400 ट्रायम्फ जो है, S-400 ट्रायम्फ किससे हमने बाई किया, ये हमने बाई किया फ्रॉम रशिया। ये भी जो है डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म है, आपको डिफेंड करेगा, ठीक है, आपको इंटरसेप्ट करके ये डिफेंड कर देगा। तो S-400 जो है हमने रशिया से बाई किया। याद रखिएगा इजराइल ने अपना खुद का जो है मैकेनिज्म सेटअप किया था, इसको बोला जाता है आयरन डोम, 90% जो है एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे यही सेम बात की गई है कि इन्फ्लेशन जो है, फ्यूल में इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा इन दी कमिंग मंथ्स, ठीक है। और साथ ही जो है क्योंकि यहाँ पर इजराइल की वजह से, इजराइल एंड वेस्ट एशिया की वजह से, आपको पता होगा रेड सी में जो है, जो रेड सी में भी जो है यहाँ पे शिपिंग कंसाइनमेंट शिपमेंट जो है बहुत कम हो गया ड्यू टू कंस्टेंट अटैक्स बाय हाउथी रेबल्स, ठीक है। सो ये भी बहुत एक कंसर्निंग सिचुएशन रहेगा कि ग्लोबल जो सप्लाई एंड डिमांड का जो है मिसमैच होने की वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये सिचुएशन जस्ट एस्केलेट ना हो, इसके लिए यूएस को जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करना होगा, कि सिचुएशन को डी एस्केलेट करे। कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, यूएस, इन सबको एक साथ लाकर दोनों कंट्रीज़ को जो है बिठाना पड़ेगा, बिकॉज नाउ वी कैन नॉट अफोर्ड वन मोर वार, ठीक है। एक और वार जो है हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन फर्दर। द नेक्स्ट टॉपिक इज वाई हैज़ इंडिया अलाउड FIIs टू इन्वेस्ट इन इट्स ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये क्या है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में यहाँ पर बात की गई, ठीक है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड से क्या समझ आता है आपको, बॉन्ड समझिए ये एक तरीके का डेट है, ठीक है, ये क्या है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। बॉन्ड क्या होता है, एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। सॉवरेन मतलब कोई कंट्री जो है वो देती होगी, ठीक है। कंट्री इन द सेंस कि गवर्नमेंट, कंट्री की गवर्नमेंट जो है ये देती होगी, ठीक है। G-SEC जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है उसमें ये इस टाइप का आपको जो बॉन्ड है वो देखने को मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ, इशू किया हुआ बॉन्ड है। और वर्ड देखिए बीच में लिखा है ग्रीन, दैट मीन्स इट इज समवट क्लाइमेट कॉन्शियस, ठीक है। क्लाइमेट कॉन्शियस जो है ये थोड़ा रहेगा। तो ये क्या है कि हमारा, आपको पता होगा हमारे पंचामृत जो गोल्स है उसमें आपने क्या देखा कि 2070 तक हम क्या होना चाहते हैं, नेट जीरो। एंड दिस इज माइंड यू, इट्स अ वेरी वेरी एम्बिशियस टास्क, इट्स अ वेरी वेरी एम्बिशियस टास्क कि हम 2070 तक नेट जीरो बनना चाहते हैं, नेट जीरो एमिटर। अब नेट जीरो एमिटर क्या होता है, नेट जीरो में मतलब आप जितना, लेट्स से आपने 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन आपने एमिट किया इन द इन्वायरमेंट। सो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने 100 यूनिट जो है उतना ही आप एमिट करेंगे, मतलब आपने इस तरीके से अपने जो एनर्जी सेक्टर को इस तरीके से रिफॉर्म किया है कि आप उतना ही एमिट करेंगे जितना एक इन्वायरमेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। लेट्स से कि इन्वायरमेंट जो है 100 यूनिट तक ही आप एब्जॉर्ब कर पाती है। पहले जब हम नेट जीरो नहीं होंगे तो मे बी लाइक वी आर एमिटिंग 200 यूनिट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि हम नेट जीरो नहीं थे। तो इसमें 100 तो एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय द इन्वायरमेंट, बट बाकी 100 जो रहेगा ये इट विल लिंगर अराउंड द एटमॉस्फेयर, राइट। सो इट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग। सो नेट जीरो जब हम हो जाएंगे दैट मीन्स हम उतना ही एमिट करेंगे जितना एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर सके,
ठीक है। सो नेट जीरो का ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल कार्बन लेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, बट क्योंकि नेचर का अपना मैकेनिज्म रहता है, सो वो इतना एमिट करेंगे हम जितना नेचर एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। सो दैट इज नेट जीरो। तो अगर हम इस तरीके का कुछ एम्बिशियस, अगर हम अगर हम ऐसा एम्बिशियस प्रोग्राम रख रहे हैं, बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री, अगर आप किसी भी डेवलपिंग कंट्री को देखेंगे देन दे हैव नॉट गिवन सच एम्बिशियस मतलब गोल्स, ठीक है। सो अगर आप देखें तो बाकी देश लाइक यूएस, दे हैव बीन डेवलपिंग देमसेल्फ फॉर मोर देन 300 ईयर्स, अपने आप को डेवलप करके नाउ दे हैव बिकम डेवलप्ड, ठीक है। कंट्रीज लाइक यूके, उनका स्पिनिंग जेनी जो है 17वीं शताब्दी में ही बन गया था, ठीक है। फिर वहां से वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाकर अब जाके वो नेट जीरो होना चाहते, दैट मीन्स 200-300 साल दे हैव जस्ट पेरिश्ड द एनवायरनमेंट, ठीक है। बट कंट्रीज लाइक इंडिया, हम क्या है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, सो वी हैव गिवन कि हम लोग भाई डेवलपमेंट भी करेंगे, हम नेचर के साथ इन सिंक भी रहेंगे, हम अच्छे अच्छे प्लान्स भी लाएंगे, हम अच्छे अच्छे स्कीम्स भी लाएंगे, हम सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे, हम विंड एनर्जी की तरफ जाएंगे, हम रिन्यूएबल, हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। सो वी हैव सेट अप दिस एम्बिशियस प्लान, एंड कोई भी प्लानिंग अगर आपको चाहिए देन यू नीड कैपिटल, राइट। बिना कैपिटल के आप कहाँ से करेंगे? एक कैपिटल चाहिए होगा, एक आपके पास टेक्नोलॉजी चाहिए होगा, ठीक है। दोनों अगर नहीं रहेगा देन हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांजिशन टूवर्ड्स द रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है। सो इसके लिए क्या है, कैपिटल चाहिए, एंड कैपिटल को अगर हम कैपिटल चाहते हैं तो उससे बॉन्ड इशू करने से बेटर जो है तरीका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो हमने क्या अलाउ किया है, हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, आपको पता होगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, जो बाहर से आके देश में इन्वेस्ट करते हैं, सो वो उनको हमने अलाउ किया है कि वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होता है, जो 10% से लेस, याद रखिएगा, लेस देन 10% अगर कुछ वो शेयर्स जो है या फिर बॉन्ड जो है अगर खरीदते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है। सो वो क्या है कि वो 10% से कम शेयर वो खरीदेंगे, तो उनके अगर वो 10% से ज़्यादा खरीद लेते हैं देन दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एफडीआई के जो है में आएंगे अगर वो 10% से ज़्यादा जो है शेयर्स को या बॉन्ड्स को खरीदते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, बॉन्ड एक टाइप का डेट इंस्ट्रूमेंट रहता है, आप जो है गिरवी रखते हैं, सो ये क्या है, जीसेक में काउंट होगा, ठीक है। आपका सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है ये आपका जीसेक में काउंट होगा, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी में काउंट होगा, ठीक है। सो अगर गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है दैट मीन इट वुड नॉट ये कंपनी, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो है भागेगी नहीं, मतलब दिवालिया नहीं निकल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या है, इसका यील्ड जो है ये भी बहुत कम रहता है, ठीक है। इट्स अराउंड ओनली 2 to 3% जो है आपको रिटर्न्स मिलेंगे, वेरेस अगर आप दूसरी कोई कंपनी में करेंगे तो दे माइट गिव यू बिगर रिटर्न्स लाइक 7%, 10%, 20% रिटर्न देगी, बट देर इज अ चांस कि वो उनका दिवालिया निकल जाए, राइट। सो बट जो आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, दे आर सेफर, जो है आपका सेफर जो बॉन्ड्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जंक बॉन्ड नहीं है, सेफर बॉन्ड है। अगर आप जीसेक में अगर इन्वेस्ट करेंगे देन दैट इज अ वेरी वेरी सेफ ऑप्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने FIIs जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनको हमने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को खरीदने को अलाउ किया है, ठीक है। तो सिमिलर जो है यहाँ पर न्यूज़, यहाँ पर सेम ही बात लिखी गई है कि हम क्या चाहते हैं कि अपने जितने भी एम्बिशियस जो प्रोजेक्ट्स है, जो अगर जिनको हमें क्या करना है कि एक लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जाना है, दैट मीन्स हमें कैपिटल फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड उसी के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को जो है लाया गया है, ठीक है। सो ये क्या है, अलाउइंग FIIs टू इन्वेस्ट इन इंडियाज ग्रीन प्रोजेक्ट्स। जो भी ग्रीन प्रोजेक्ट, एक चीज़ होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, एक होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है कि आपने कोई एक जो है न्यू जगह में अगर आप एक प्लॉट ऑफ लैंड है उसमें आप ग्रीन कोई कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहिए, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और उस कंपनी का काम है वो ग्रीन एनर्जी को यूज़ करता है, ठीक है। अगर आपने न्यू प्लॉट ऑफ लैंड पे न्यू जो है प्रोजेक्ट लगाया है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, मतलब अपने एग्जिस्टिंग एक, लेट्स से एक पुराना आपने एक लेट्स से एक प्लॉट ऑफ लैंड था, वहाँ पे कुछ कुछ मशीन फैक्ट्रीज थी, पुराना, ठीक है। उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने न्यूअर मशीन्स लगा दिए। पुराना लैंड है, फैक्ट्री भी पुरानी है, बट उसमें आपने न्यूअर मशीन्स लाए, ग्रीनर मशीन्स लेकर आए, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ आप काम कर रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ब्राउन फील्ड, ठीक है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब पुराने को ही आप जो है उसमें चेंजेस लाके यू आर ट्राइंग टू मेक इट ग्रीनर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। एंड अगर आपने न्यू प्लॉट ऑफ लैंड में न्यू तरीके से ही अगर आप कुछ इफ यू आर ट्राइंग टू डेवलप एनर्जी और यू आर यूजिंग ग्रीनर एनर्जी,
दैट विल बी कंसिडर्ड एज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो अगर 2070 का नेट जीरो गोल्स रहेगा, देन वी हैव टू ब्रिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन दी सॉवरेन ग्रीन मार्केट, ठीक है। तो यही सेम यहाँ पर बात की गई है कि आरबीआई ने कितना 16,000 करोड़ का जो है ऐसा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है इसको जारी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर क्या है कि ये क्या है, GSEC ही रहेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही रहेगा। ये क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा जो है इशू किया गया है, क्योंकि सॉवरेन है, दैट मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है। तो ये क्या है कि ये इसको जो है एक परसेंटेज जो है इसको फिक्स किया गया है। और अगर ये जो है और क्या उसके बाद अगर यहाँ पर बहुत सारा अगर इन्वेस्टमेंट हुआ, देन हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है फॉर अ बेटर फ्यूचर वी कैन इन्वेस्ट मोर, ठीक है। ग्रीनर एनर्जी के लिए वी कैन इन्वेस्ट मोर। तो सेम ही बात यहाँ पे लिखी गई है। मेरे को आपको सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है, वाई वी हैव वेलकम द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो है उनको हमने क्यों अलाउ किया है इन दी सॉवरेन ग्रीन मार्केट, मुझे आपको ये समझाना था, ठीक है। तो मैंने आपको डिफरेंस भी बताया फॉरेन FIIs के बीच में, FPIs के बीच में, FDIs के बीच में जो है मैंने आपको डिफरेंस भी समझाया। एंड वाई वी हैव अलाउड ग्रीन G6 ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ग्रीन G6 को हमने क्यों बुलाया है वो भी मैंने आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो है टॉपिक क्लियर होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज imported inflation, how import cost can increase the prices of goods and services, ठीक है। तो मुझे आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो है ध्यान से सुनिएगा, समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर लेट्स से US, ठीक है, US है और यहाँ पर क्या है, इंडिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलता है, US में क्या है, एक बर्गर का दाम लेट्स से ₹20 है, ठीक है। और इंडिया में क्या है, इसी सेम बर्गर का दाम क्या है, ₹10 है, ठीक है। ₹10 है और US में एक बर्गर का दाम ₹20 है। सो नाउ क्या होगा कि लगेगा ना कि मतलब जो भी कोई खरीदने वाला होगा, कोई अगर इन्वेस्टर होगा, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स है इसका दाम ज़्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या है, प्राइस ज़्यादा है, राइट। सो यहाँ पर क्या है, इंडिया में अगर आप देखें तो रॉ मटेरियल्स का दाम कम है, तो प्राइस भी इसीलिए कम है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि अब लेट्स से कि इंडिया में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट आया, बहुत सारा जो है इन्वेस्टमेंट आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर बिकॉज रॉ मटेरियल का दाम कम है, सो इन्वेस्टमेंट इंडिया में ढेर सारा आया, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि इन्वेस्टमेंट आया, सो यहाँ पर क्या हो सकता है कि रुपी जो है, ये रुपी क्या हो सकता है, रुपी एप्रिशिएट कर सकता है, रुपी एप्रिशिएट क्यों, बिकॉज बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया, इसकी वजह से क्या हुआ, रुपी एप्रिशिएट कर गया इन कंपैरिजन टू US डॉलर्स, ठीक है। US डॉलर्स के कंपैरिजन में रुपी एप्रिशिएट कर गया, रुपी का दाम जो है वो बढ़ गया। लेट्स से पहले रुपी शायद $1 का दाम जो था वो ₹70 था, बट अब क्या हो गया, क्योंकि रुपी का जो है रुपी स्ट्रॉन्गर हो गया, इसके वजह से अब एक US डॉलर इज इक्वल टू मे बी लाइक ₹60 रहेगा, ठीक है। 1 USD इज इक्वल टू ₹60, क्योंकि रुपया का जो है एप्रिशिएशन हो गया, इसकी वजह से क्या है, रुपया स्ट्रॉन्ग हो गया इन कंपैरिजन टू US डॉलर्स, ठीक है। सो यहाँ पर रुपी जो है जब एप्रिशिएट हो जाएगा, अभी समझिए, रुपी का जो है दाम, रुपी जो है एप्रिशिएट कर गया, ठीक है। एप्रिशिएट अगर वो कर गया, दैट मीन्स हमारा क्या होगा, अब क्या होगा, इंडिया में जो है रुपी एप्रिशिएट कर गया, सो ये क्या होगा, ये हमारे एक्सपोर्ट पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। हमारा जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, ठीक है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, ये कम हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, ज़्यादा दाम में बेचेंगे, बिकॉज रुपी क्या है, स्ट्रांग हो गया, इसकी वजह से क्या होगा कि हम जो है ज़्यादा दाम में बेचेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है ये कम हो जाएगा, ठीक है। बट हम क्या होगा कि हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है, इम्पोर्ट जो है ज़्यादा कर पाएंगे। याद रखिएगा, जब भी रुपी एप्रिशिएट करेगा तब आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इट विल कम डाउन, बट आप जो है इम्पोर्ट ज़्यादा करा पाएंगे, ठीक है। इम्पोर्ट जो है आप ज़्यादा कर पाएंगे और एक्सपोर्ट आप कम करा पाएंगे, ठीक है। सो ये याद रखिएगा रुपी एप्रिसिएशन से। अब रुपी डिप्रिसिएशन मतलब क्या होगा कि ये पूरा उल्टा हो जाएगा, साइकिल पूरा उल्टा हो जाएगा। अब अगर रुपी डिप्रिशिएट कर गया, दैट मीन्स एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ अगर आपको रुपी डिप्रिसिएशन में क्या होगा, पहले क्या था कि एक US डॉलर ₹70 था, अब रुपी जो है क्योंकि डिप्रिशिएट कर गया, इसका जो है वैल्यू कम हो गया, दैट मीन्स क्या होगा, एक US डॉलर इज इक्वल टू ₹100 हो जाएगा। अब 100 में समझिए कि अगर आप कोई बाहर से अगर आप फ्रांस में बैठे हैं
तो आपको यूएस में एक यूएस डॉलर से 70 रुपये का चीज़ मिलेगा, लेकिन इंडिया से क्या होगा, आपको 100 रुपये का चीज़ मिल जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा कि आप ज़्यादा मंगा सकते हैं, राइट, आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा, बट इंपोर्ट जो है हमारे ऊपर मतलब इंपोर्ट जो है हमें ज़्यादा लगेगा, बिकॉज हमें क्या हो रहा है, वो सेम चीज़ के लिए अभी हमें पहले में भी 70 रुपये देना पड़ रहा है, बट अब हमें 100 रुपये देना पड़ेगा। दैट इज़ इम्पोर्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, ये मैं आपको पूरा समझाना चाहती थी कि जब भी रुपी डिप्रिशिएट करेगा, रुपी जब भी डिप्रिशिएट करेगा, हमारा एक्सपोर्ट तो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, बट हमारा यहाँ पर क्या होगा कि जो इंपोर्ट है इसका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जब इंपोर्ट इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ेगा कि रुपी डिप्रिशिएट करेगा, दैट मीन्स एक यूएस डॉलर्स इज इक्वल टू रुपीस, पहले क्या था, 70 रुपये था, ठीक है, बट अब क्योंकि रुपी का जो है डिप्रिसिएशन हो गया है, दैट मीन्स 1 यूएस डॉलर्स इट विल बी इक्वल टू ₹100। ठीक है, तो 100 रुपये होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक इंसान जो बाहर बैठा है वो यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट तो करेगा, एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज होगा, बट इंपोर्ट में अगर हम कुछ सामान बाहर से मंगा रहे हैं, जैसे हम तेल मंगाते हैं, तो इंपोर्ट में जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होगा, क्योंकि हमें पहले हमें 70 रुपये ही चाहिए थे। एक पीस ऑफ कपड़ा, अगर हमें एक बर्गर मंगाने के लिए पहले हमें 70 रुपये चाहिए होते हैं, बट अब क्या चाहिए, हमें एक बर्गर अगर मंगाना हो दैट मीन्स हमें 100 रुपये चाहिए होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा इंपोर्ट जो है इसमें, क्योंकि अब हम क्या मंगा रहे हैं, अब हम 100 रुपये में मंगा रहे हैं। ठीक है, अभी अगर हम 100 रुपये में मंगाएंगे दैट मीन्स हम एक मार्जिन रखेंगे, राइट। अगर कोई इंपोर्टर है, अगर वो सामान 100 रुपये में मंगा रहा है, दैट मीन्स ऐसा तो नहीं होगा ना कि 100 रुपये का सामान 100 में ही बेचेगा, नहीं, राइट, ही विल चार्ज यू ए प्रीमियम, 150 रुपये में अब वो बेचेगा टू फर्दर। अभी अगर कोई बाहर से अगर वो आ रहा है, अगर वो 150 रुपये रखेगा, दैट मीन्स एक कमीशन अपना वो रखेगा, एंड देन फिर क्या करेगा, वो होलसेल में दे देगा, तो मे बी लाइक वो 200 रुपये चार्ज करेंगे। अब होलसेल में अगर दाम 200 है, दैट मीन्स जो रिटेलर है वो आपसे 250 रुपये लेगा, तो हमें तो इसका इंपोर्ट यहाँ पे दाम बढ़ जा रहा है, राइट, गुड्स का दाम बढ़ जा रहा है, सर्विसेज का दाम बढ़ जा रहा है, क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट कर गया। इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, कंज्यूमर्स को इफेक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर्स के पेट में लात पड़ेगी। ठीक है, सो ये जो है साइकिल चलेगा अगर रुपी डिप्रिशिएट करेगा। प्लीज, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। रुपी डिप्रिशिएट करेगा, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगा, हम ज़्यादा सामान बेच पाएंगे बाहर में, और हमारा जो इंपोर्ट जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाएगा। इंपोर्ट में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, हम जो है इंपोर्ट कम कराएंगे। सो अगर हम बाहर से कम मंगा रहे हैं, ठीक है, रिटेल, अगर जैसे सेम बात, सिमिलर चीज़ है, अगर हम पहले तेल का दाम 70 रुपये था, अगर इमेजिन करें 1 लीटर तेल का दाम 70 रुपये था, तो हम जो है ज़्यादा इंपोर्ट करा पाते थे, राइट, बट अब क्या है, तेल का दाम 100 हो गया है, 100 रुपये पर लीटर हो गया है, दैट मीन्स हम कम मंगाएंगे देश में, और यहाँ पे भी देश में भी जो है एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, सो यही कंसेप्ट है कि किस तरीके से इंपोर्ट की वजह से आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन रिफर्स टू राइज ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन अ कंट्री दैट इज कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स इनटू द कंट्री। आप जो इंपोर्ट करा रहे हैं उसकी वजह से जो दाम बढ़ जाता है उसी को हम इंपोर्ट इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि इंपोर्ट में दाम कम जो रुपी डिप्रिसिएशन होगा उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो प्रोड्यूसर्स है वो भी ज़्यादा दाम से बेचेंगे, और हम जो है विक्रेता हम जो खरीदने वाले हैं हम भी ज़्यादा दाम से खरीदेंगे, तो वो एडिशनल इन्फ्लेशन को ही इंपोर्ट इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, सो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया गया है जो मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाया है। सिमिलर डिप्रिसिएशन की वजह से इंपोर्ट इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है मैंने आपको बताया, डिप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो जाता है और आपके इंपोर्ट का कॉम्पिटिटिवनेस इट डिक्रीजेज, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। जो भी फॉरेन कुछ भी हो, ठीक है, फॉरेन गुड्स हो, फॉरेन सर्विसेज हो, उसको अगर हम इंपोर्ट कराते हैं, और इंडिया, माइंड यू, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर कंट्रीज। हम डिफेंस से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हम ऑयल एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हम बहुत चीज़ें, हम मर्चेंडाइज गुड्स में हम जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ये भी आप सोच सकते हैं ना कि हम इंडिया में हम इंपोर्ट ही क्यों कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बट हमारे पास वो रॉ मटेरियल नहीं है, हमारे पास उतने बड़े तेल के खदान नहीं है, राइट। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी का जो है
वी आर डेवलपिंग एज अ नेशन, राइट। हमारे पास उतने एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं है, हमारे पास S400 बनाने का टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि वो S400 हम बाहर से खरीद के लाते हैं। अब वही सेम सोचिए कि अगर दाम बढ़ जाएगा, दैट मीन्स अगर हम किसी और कंट्री से अगर इस तरीके का मिसाइल सिस्टम या वो लेकर आते हैं, दैट मीन्स हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ सेम थिंग, दैट इज इम्पोर्ट इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, अल्टीमेटली वो जो कंज्यूमर्स होगा उसको भी हमें वो जो है चार्ज ज़्यादा करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट द इम्पोर्ट इन्फ्लेशन, ठीक है। सो ये क्या होता है कि इम्पोर्ट का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे वो सेम ही बात को एक्सप्लेन पर की गई है, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन. Till then, take care and thank you.